अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आज नौजवानों से बराह रास्त खिताब किया। आर्मी चीफ का कहना था कि आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा की आवाम से पूछो। नौजवानों को मुखातिब करते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मुस्बिरात से दूर रखे। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। बहसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने नौजवानों से कहा कि ज़िंदगी इम्तहान का नाम है और कुरान की आयत पढ़ें। क्या लोग ये समझे बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं। हम किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। खिताब के इख्तिताम में आर्मी चीफ ने नौजवानों को अल्लामा इकबाल का ये शेर भी सुनाया। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज़ होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, फिर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। खिताब के बाद वक्फ़ा सवालात के दौरान नौजवानों के सवालात के जवाब में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पाक फ़ौज का मौक़िफ़ बयान किया। पारा चनार में फसादात पर सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि कबाइल मिल बैठ कर ज़मीनी और फ़िरोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फ़ौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े रहे। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़तेह मुबीन अता करेगा। अब आर्मी चीफ ने एक बार फिर सोशल मीडिया करार दिया है। दूसरी जानिब ऐसा महसूस हो रहा है कि आग दोनों जानिब बराबर लगी हुई है। बानी पीटीआई के साबिक DGI के ओपन ट्रायल से मुतालिक बयान पर सिक्योरिटी ज़राए ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। जैसा कि बानी पीटीआई ये दावा कर रहे हैं कि वो साबिक DGI की गिरफ्तारी पर ज़रा भी खौफज़दा नहीं है और यही वजह है कि आज उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा जाने वाले हैं। अब जनरल रिटायर्ड फैज़ का हटाया गया है। मैं मुतालबा करता हूँ कि जनरल फैज़ का ओपन ट्रायल किया जाए और इस ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। अब बानी पीटीआई से मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी चेयरमैन कौन है, बता फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखे, ओपन ट्रायल ही होगा। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कह रहा है कि सारी दुनिया को पता चलेगा बानी चेयरमैन क्या करता और कराता रहा है। अब सिक्योरिटी ज़राए से बानी पीटीआई से मुतालिक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जो इस बात की तरफ इंदिया है कि अब बानी पीटीआई से मुतालिक दूसरी साइड में शदीद पाया जाता है और आने वाले वक्त में बानी पीटीआई के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं। इस बारे में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाता हूँ। मुल्क की सालमियत के खिलाफ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामला आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। अब एक तरफ बानी पीटीआई इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो अलाइंस है वो नहीं कर पा रही, कोई मास मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, कोई ऑपोजिशन के जो सियासी इत्तेहादी हैं अपने उनको साथ नहीं मिला पा रही है। तो किस अंदाज में, और फिर बानी पीटीआई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरी जगह पर, यानी वो अमेरिका हो या बरतानिया हो, वहाँ पर यूँ लगता है कि जैसे मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने एक बरतानवी नशरियाती इदारे को जो इंटरव्यू दिया है ITN को, उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि बरतानिया से कहा है कि आप जो है इस हवाले से आवाज़ बुलंद करें अक़वाम आलम के अंदर। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोकल लेवल के ऊपर कोई मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रही, कोई मजबूत या मरबूत हिकमत अमली नहीं बना पा रही, और लगता ही है कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो जेल से वो खासे बौखलाहट के या फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हैं। इससे पहले वो जिस लचक का मुजाहरा कर रहे थे वो भी अब दिखाई नहीं देती है, और जिस अंदाज में जो जुमले दागे जा रहे हैं उससे ये इंदिया तो मिलता है कि सूरत हाल
बेहतर नहीं है। ठीक, तब शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बसर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसर साहब, फौज का अपना एक मैकेनिज्म है। जनरल फैज़ का जो मामला है वो जो है कोर्ट मार्शल का है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, इंटरनल मैकेनिज्म है। उसके अंदर ये कहना कि ओपन ट्रायल करें, ये तो बड़ी अजीब सी बेढंगी सी बात लगती है। रेहान भाई, बिल्कुल अगर उनका कोर्ट मार्शल का मामला है तो इंटायरली ये फ़ौज का अपना मैकेनिज़्म है और वो ज़ाहिर है को अपने असूल के मुताबिक करते हैं। लेकिन बात ये हुई है कि जब इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि आपको उनको, वो हुकूमत कह रही है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि जनरल फैज़ का 9 मई से तल्लक है और आपके साथ कनेक्शंस हैं, उस बात पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि इसका ओपन ट्रायल किया जाए। ये उनका आज का मौक़िफ़ नहीं है। नहीं, लेकिन आपको याद है कि जब 9 मई हुआ था, हुकूमत के साथ तो सर कोई ताल्लुक नहीं है ना। जनरल, दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक तो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझे शोर बहुत ज़्यादा है। जनरल फैज़ को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, ISPR का एक प्रेस रिलीज आया था कि जी सुप्रीम कोर्ट के कोई एक स्मार्ट सिटी के इश्यूज हैं, उसके ऊपर अरेस्ट किया गया है। दूसरा पार्ट उनका ये था कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुछ वायलेशंस की हैं जो नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छी बात, आप कार्रवाई करें, लेकिन आप ये देखिए कि जब अतार तारड़, आपका तलाल चौधरी, आपका शर्जील मेमन, आपका दानियाल, सर ये हुकूमती तर्जुमान है ना, ये फौज के तर्जुमान तो नहीं है। फौज की तर्जुमानी तो वो प्रेस रिलीज कर रही थी जो ISPR ने जारी की। रेहान भाई, मेरी गुजारिश सुन लें। जब उन्होंने आकर ये बयानात देने शुरू कर दिए कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमारे पास सबूत आ चुके हैं कि जनरल फैज का तल्लक 9 मई से है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, हम उनसे कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज जब अगर आपके पास एडिशनल एविडेंस जनरल फैज की शक्ल में आ गई है तो मुझे बताइए कि कभी जिसने जुर्म किया होता है या कोई मुल्ज़म होता है या कोई मुजरम होता है, वो कहता है कि आप लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं, पूरी कौम तक सारी गुफ्तगू जाए, ताकि अगर इमरान खान ने कोई जुर्म किया है या तहरीक इंसाफ वालों ने कोई जुर्म किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं बसर साहब कि मुतालबा फौज से नहीं आप कर सकते कि ओपन ट्रायल करें, उनका अपना एक तरीका कार है, तो इस पर रद्देबल भी बड़ा सख्त आ रहा है कि अगर आपके ट्रायल की बात है तो आपका ट्रायल जरूर ओपन होगा, ये तसल्ली रखें, लेकिन इस तरह की बात ना करें। और फिर इस पर हुकूमती अगर वाकिफ जानना है तो अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि फौज के इंटरनल मैटर में मुदाखलत के मुतरादिफ है जो बात आप कर रहे हैं। रेहान तारिक साहब, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं कि जो उनका कोर्ट मार्शल है डेफिनेटली फौज का इंटरनल मामला है। जब इसको सियासी बनाया जाएगा और उछल कूद करेंगे और सर कौन बना रहा है सियासी, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं सर कि हुकूमत का इससे लेना देना कोई नहीं है ना सर। आप फौज से कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल करें, हुकूमत का इससे, हुकूमत हैज नथिंग टू डू विद दिस। बसरा साहब, रेहान तारिक साहब, आप मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड कर लें। अगर हुकूमत का लेना देना नहीं है तो ये वजीर इत्तलात हुकूमत का तर्जमान होता है। तारड़ निकाले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शर्जील मेमन वजीर इत्तलात है सिंध हुकूमत का, निकाले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दानियाल, मैं किस किस का नाम लूं? वो क्या कह रहे हैं? वो बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे ये हैं कि जनरल फैज 9 मई में मुलव्वस हैं और वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे, हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। हम तो कहते हैं कि अगर ऐसी एविडेंस आ गई है तो फिल क्या कह रहे हैं? आप हुकूमत से सबूत मांगे, हुकूमत से कहें सबूत सामने रख दें। तो भाईजान फौज से क्यों कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल करें? हम फौज से सबूत मांग, सर आप फौज से कह रहे हैं ओपन ट्रायल करें। साहब आपका नहीं नहीं नहीं, नहीं यहां कंफ्यूजन है, दोबारा कंफ्यूजन दूर कर लें। फौज से आप ओपन ट्रायल कह रहे हैं बसर साहब? सर गुजारिश सुन लें, ओपन ट्रायल किस बात का कह रहे हैं कि अगर इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का 9 मई से तल्लक है और खास तौर पर इमरान खान का अगर को 9 मई से तल्लक है तो उसका ओपन ट्रायल मांग रहे हैं, और वो उसका कनेक्शन अगर जनरल फैज से है। हमने कहीं ये नहीं कहा कि अगर जनरल फैज का कोर्ट मार्शल फौज कर रही है तो डेफिनेटली उनका अपना कानून है, अपना तरीकाकार है और कोई इत्तेसाब से बालातर नहीं है। ये कार्रवाई में बसर साहब सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं और आपकी वसातत से मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि आर्मी एक्ट मौजूद है, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो इस हवाले से ज़राए ये भी बताते हैं कि आर्मी एक्ट में सेक्शन 31 मौजूद है और सेक्शन 31 बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि उसमें अगर आप हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हों,
फौज में बगावत की साजिश कर रहे हूँ, तो फिर आपके ऊपर आर्टिकल 31 लगता है, जो सेक्शन 31 है आर्मी एक्ट का, वो इम्पोज होता है। तो जाहिर है ये सेक्शन ऊपर लगता है, जाहिर है जनरल फैज के ऊपर लगेगा ना, ये जनरल फैज पे लगेगा, जनरल फैज पे लगेगा, इम्पोज होगा। आप किस घबराहट का शिकार हैं? आप क्यों ये ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं? आपको क्या जो है वो भाप रहे हैं, आपके इससे क्या होने जा रहा है? मेरे प्यारे भाई, मेरे बड़े स्मार्ट एंकर, मेरे बड़े इंटेलिजेंट एंकर, मैं दोबारा जवाब देता हूं। आपने कहा अगर जनरल फैज ने कोई कानून तोड़ा है, कोई 31 सेक्शन का, बिल्कुल कोई कानून से बालातर नहीं है। खा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, खा DGISI है, खा इमरान खान है, खा नवाज शरीफ है, खा शौकत बसरा है, कीजिए। बिल्कुल जनरल फैज ने कानून तोड़ा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, आज जो इशू बना हुआ है, जो सोशल मीडिया पे आया है, खान साहब से मैं दोबारा आपको बता देता हूं। खान साहब से सवाल किया गया कि सुना है कि जी आपके खिलाफ एविडेंस मिली है हुकूमत को कि जनरल फैज और आप दोनों मुलव्वस थे 9 मई में। तो उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त बात हो गई, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं तो पहले जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रहा हूं, बनाइए जुडिशियल कमीशन और कौम को लाइव दिखाइए। तो बताइए क्या ये मुतालबा गलत है? अच्छा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल उन्होंने 2 रोज पहले दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज जो स्टेटमेंट ओपन ट्रायल वाला है, आप कहते हैं कि ये फौज से नहीं कहा, फौज से नहीं कह रहे कि ये ट्रायल ओपन ट्रायल करें, यही बात है? नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अब हर बंदे की अपनी ख्वाहिश है, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का नहीं, फौज से बिल्कुल हमने फौज से ये नहीं कहा, बिल्कुल ठीक। अब आगे चलते हैं। फौज से नहीं कहा, हाँ ये मैं लेकिन एक बात कह रहा हूं, हम जो बार बार कह रहे हैं, जो हुकूमती जो फॉर्म 47 के नमूने हैं, जिस तरह से वो उछल कूद कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास सबूत मौजूद है, तो हम फिर कह रहे हैं कि जनरल फैज बहाना है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना है। वो तो जाहिर है जब हुकूमत सबूत रखेगी तो उस पर बात भी हो जाएगी, जब कोई एविडेंस आएंगे तो उस पर बात भी होगी। अभी तो सारी स्पेकुलेशंस है ना, अभी तो कार्रवाई चल रही है, ये तो बाद की बात है। अब बस्टर साहब आगे चलते हैं ना भाईजान। अच्छा, अब बात ये है बस्टर साहब, इमरान खान साहब अंदर है, वो बिहाइंड द बार्स हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं? यानी आप कोई पॉलिटिकल अलायंस ही नहीं कर पा रहे, इवन विद इन दी ऑपोजिशन पार्टीज। मौलाना फजलुर रहमान ने अनाउंस कर दिया कि वो आपसे अलायंस नहीं करेंगे, हाफिज तैयब रहमान साहब ने कह दिया ऐसे नॉन सीरियस लोगों के साथ अलायंस नहीं किया जा सकता। आप कर क्या रहे हैं सर? आप संजीदा नहीं है कि इमरान खान बाहर आए? रेहान भाई, हमारा ऑलरेडी 6 जमातों का आईने तहफ़्ज़े पाकिस्तान के नाम से हो चुका है था। अब रह गया सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब से हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। मौलाना साहब के साथ ना हमारा कोई नजरियाती ना कोई सियासी इत्तेहाद है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, आइन हुक्मरानी चाहते हैं। तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जद्दोजहद इसी प्लेटफॉर्म से अलग करूंगा। दूसरा एजेंडा क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं अरबों रुपए में बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियां खरीदी गई हैं। हमारा मौक़िफ़ भी ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख का फ्रॉड, झुरलू और तो फिर इत्तेहाद क्यों मुमकिन नहीं है? इत्तेहाद क्यों नहीं हो पाया सर? ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड हो पाया दोनों के दरमियान? एतमाद का फुकदान नजर आता है। पहले मेरा रेहान, पहले मेरा फिक्रा सुन लें जी। जो मौलाना साहब कह रहे हैं पंजाब में भी MNA, जो हमारे 150 MNA MPs फॉर्म 45 पे बने और 47 के जो नमूने जिनको जितवाया गया इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ, पंजाब में रेट था 20 करोड़ MNA का और 10 करोड़ MPA का, और इस तरह एक मंडी लगाई गई, अरबों रुपया पंजाब में भी गया। अब मैं फिर आपको कह रहा हूं, मौलाना साहब की अपनी जमात है, अपनी सोच है, अपना एजेंडा है, नुक्ता नजर मिलता है। वो ये कह रहे हैं कि मैं अलग अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करूंगा। हमने तो जमात इस्लामी को भी दावत दी है। सर मैं यही कह रहा हूं ना कि अलग अलग करेंगे आप तो फिर वो कैसे तवाना आवाज होगी, मैस मोबिलाइजेशन होगी। आप तो 9 फरवरी को भी एहतजाज के लिए नहीं निकल पाए सर। आप बात फॉर्म 45, फॉर्म 47 की कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई मुनज़्ज़म एहतजाज तो इस पर भी नहीं हो पाया। तो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को आप लोग क्या रिहा कराएंगे? अच्छा देखें, जब सोच एक हो, मंजिल एक हो, तो आप एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मंजिल ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है, जो पाकिस्तान में मार्शल से बदतरीन हालात हैं, जिस तरह सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, जजेस इंसाफ मांग रहे हैं जिन्हें इंसाफ देना है। तो अब जद्दोजहद इस बात की है
कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो या जो मैंडेट चुराया वैसे गया वो बसर साहब, वापस ये हो। जो मंजरनामा दूसरा, आपने पाकिस्तान का पेश किया है, कता कलामी के लिए माजरत, आज आपने लगता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का खिताब नहीं सुना। वो कहते हैं कहाँ है वो लोग जो कहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उस वक्त भी आपने इसी तरह की कुनूतियत से भरपूर बातें की, पेसिमिस्ट अप्रोच के साथ नाउमीदी फैलाई लोगों के अंदर। अब फिर नाउमीदी की बातें करते हैं, मायूसी कुफ्र है। और आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दो टोक पूछा आपसे, कहाँ है वो लोग जो डिफॉल्ट की बातें करते थे। आज आप फिर वही बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, माशरे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। रेहान, अच्छा ये मुझे आपने बताया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें कहा है। अगर आप ये समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें कहा है तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। डिफॉल्ट की बातें कौन कर रहा था सर? आप नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा? जिन्होंने कहा था जाहिर है जिन्होंने डिफॉल्ट की बातें की थी उन्हीं को कहा होगा ना सर। अच्छा बात तो सुन ले मेरी, अब आपने सवाल कर लिया ना। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का दिवालिया होने की बात आपके जितने मुआशी एक्सपर्ट्स हैं उनको निकाल ले, सब कह रहे हैं दिवालिया हो चुका है। इसको भी छोड़ देते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, अमनो अमान की सूरत हाल बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब है। मायूसी फैला रहे हैं आप मुझे बताइए कि इस वक्त, हाँ जी क्या कह रहे हैं? मायूसी फैला रहे हैं सर, आप मायूसी फैला रहे हैं ऐसी बातें करके। मायूसी ने, सुनिए एक बात बता दूं, मायूसी कुफ्र है, हमारा बसरा साहब। जीना और मरना, सुन तो लें, मायूसी वो फिर मायूसी कुफ्र है। हमारा तक ना तो जीना और रहमत मरना अल्लाह सर, पाकिस्तान अल्लाह के ताला की साथ है। रहमत से मायूस ना हो आप। गुजारिश, खुदा का अच्छा, वास्ता है सर, गुजारिश तो माशरे सुन के अंदर लें। इस तरह की पेसिमिस्ट हमारा- अप्रोच के साथ नाउमीदी और नेगेटिव बातें करके लोगों को रेहान, परेशान ना करें सर। लोग पहले ही बड़े परेशान हैं। रेहान, जी अगर आपने मुझे बुलाया है तो मेरा मौकफ तो ले ले मेरे भाई। सर, मैं आपको बता फिर रहा कह हूं कि मैं आपको बता रहा हूं आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बड़े दो टोक अंदाज में ये बात कर दी है। मैं तो आपको सिर्फ खबरदार कर रहा हूं। मेरी बात सुन लेना, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो हमारे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अच्छा। इमरान खान 95 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। वो ये कहते हैं ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। वो कहते हैं मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। बात यह है मेरे भाई, इस वक्त हालत यह है कि महंगाई, आज आप अपने हालात देख लें। आप आटा, चीनी, घी, दाल, पेट्रोल, डीजल, सुई गैस, भाईजान कभी आप बाजार में, असल में ये जो हुकूमती टोला है ना, जो फार्म 47 के नमूने अपनी पैसे जेब से खरीदने तो जाएं, पता तो चले इनको, वजीर आजम को और वजीरों को कि किस पाओ बस महंगाई आप है। फिर वही बात कर रहे हैं, वही हम- नाउमीदी की बात कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी सर। अब आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। बसरा साहब, शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे, जरा हुकूमत से बात करते हैं, हुकूमत क्या कर रही है, एक ब्रेक के बाद। इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो आज बानी पीटीआई इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करके सारे मामले को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से वो उनके जो दिल में कोई चोर छुपा हुआ है, या उनको लग रहा है कि जो उनकी कारनामे हैं वो कोई एक्सपोज होने जा रहे हैं, तब इस तरह के मुतालबात वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उनका मुतालबा कोई इतना कोई मानी खेज या उसके ऊपर इतनी कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जो आर्मी एक्ट के तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो मामला चलते हैं उसके तहत ही ये मामला चलेंगे। सवाल तो ये है कि कितने लोगों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुए पीटीआई के दौर में, तो क्या खान साहब ने कभी उनके लिए ओपन ट्रायल मांगा? तो मेरे ख्याल से उनको अदारे की जो साख है और जो उसकी एक क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा वो मेंटेन करेगा अदारा खुद, और मेरिट पे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहरहाल उनके दिल में जो खदशात हैं वो ज़रूर इससे पता लग जाते हैं कि ज़रूर ऐसे कोई उनको लग रहा है कि मामलात खुलेंगे जो उन तक पहुंच जाएंगे। इस चीज की इससे तस्दीक हो जाती है। तो ऐसे मामलात खुल रहे हैं वैसे राना साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जाहिर है हुकूमत तो बड़ी सोर्सफुल होती है, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? और पर्टिकुलरली देखिए, ये दूसरा बड़ा मुतालबा है। पहले उन्होंने कहा कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने कहा कि जी अब तो फिट केस है, अब इंक्वायरी कर लें, और अब वो ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, ये तो अब मामलात कोर्ट में काफी आगे तक जा चुके हैं। जुडिशल इंक्वायरी भी जज करते हैं, अदालतों में भी जज बैठे हुए हैं। अब जुडिशल इंक्वायरी के अगर मेंबर ना पसंद आए तो फिर वो नया चिट्ठा खुल जाएगा कि हम नहीं मानते। तो ये तो ऐसी ये बातें हैं। बहरहाल देखें,
इससे बड़ा क्या और एविडेंस हो सकता है कि जब नए डीजीआई आए खान साहब के दौर में, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा मईशत। तो उन्होंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मुल्क का सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन है। तो ये इतनी बड़ी ये इंकशाफ है कि वो जिस डीजीआई को फैज हमीद साहब को कंटिन्यू कराना चाहते थे, वो इस ऑपोजिशन के मसले को उनके लिए हल कर रहे थे। तो वो मेरे ख्याल से नहीं, जब लेकिन लगता तो ये है कि इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। अब होने क्या जा रहा है राना साहब, ये बताया ना कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, हमें तो ये पता है कि टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर हुई और उसके अंदर जो भी मामला थे, रेड हुई और फिर टॉप सिटी हाउसिंग के ओनर ने पहले सुप्रीम कोर्ट में, फिर वजारत दिफा से कहा, फिर इंक्वायरी 2 स्टार मेजर जनरल के नीचे हुई, उस सिलसिले में गिरफ्तारी। अब उसके बाद जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जाहिर है जो अस्करी हल्के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारी तो स्पेकुलेशंस हैं। अब जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बन सकते हैं, तो किन बेसिस के ऊपर हुकूमत ये किन बेसिस पे बात कर रही है? क्योंकि अल्टीमेटली तो फौज का इंटरनल मामला है ना ये। देखिए, मैंने तो उसी जो इंक्वायरी है उसमें इस चीज का भी इंकशाफ हुआ है कि वो आर्मी एक्ट की आफ्टर रिटायरमेंट खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो उस आर्मी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है ना कि आप सियासत के अंदर अमल दखल नहीं देंगे 2 साल, या पता नहीं उसका शायद अरसा बढ़ गया है। तो वो जो है वो सियासत में अमल दखल कर रहे थे, कलूजन थी खान साहब के साथ। 2 साल है उसके फौजी अफसरान के लिए और 5 साल का है हसास इदारे से मुंसलिक अफसरान के लिए। तो फिर उसके अंदर किस किस्म की सियासी कलूजन जो है वो चल रही थी, यही तहकीकात जो है वो आगे इस बढ़ पे रही तो अभी हैं और इस तहकीकात हो रही है ना सिलसिले सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, इस पे तो अभी तहकीकात हो रही हैं। अभी तो चार्जशीट पड़ी जाएगी, फिर कोई सजा सुनाई जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना कि फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है या ये कोई आप मालूमात की बुनियाद पे कहते हैं? जब ऐसी बात कहते हैं, कोई तहकीकात आप तक पहुंची है जो पेशरफ्त हुई है, या फिर क्या आप अपने तज्जिए की बुनियाद पे कहते हैं? नहीं, ये किसने कहा है अभी? ये तो हुकूमती हल्के ऐसी बातें कर रहे हैं। कल हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, वो ये कह रहे थे, सेनेटर थे ताहिर सिंधु साहब, वो कहते हैं जी कि 78 लोगों ने गिरफ्तार होना है। अभी 78 लोग जो है वो अभी इन द लिस्ट हैं, और फिर उसके बाद फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह भी बन रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आ रही ना कि ये मालूमात कहाँ से रही है हुकूमत। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस पे अपना तज्जिया दे रहे हैं, और हमारा भी यही तज्जिया है कि ये तो मैंने आपको सबसे बड़ी बात बता दी कि खान साहब फैज़ हमीद साहब को क्यों कंटिन्यू कराना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपोजिशन का बंदोबस्त कर रहे थे, फिर वो गाइड भी कर रहे थे। ये आफ्टर रिटायरमेंट तो कलूजन सामने आ गई। तो अब ये तहकीकात जैसे बढ़ेंगी, तो मेरे ख्याल से ये हमारा भी ये ख्याल है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि सब जानते हैं कि फैज़ हमीद कितने करामत थे खान साहब के लिए पहले, बाद में उनके लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किया कि आर्मी चीफ किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से जो मुल्क के अंदर जो चीजें हुई, चाहे जमान पाक में पेट्रोल बम मारे गए हों, चाहे वो नैरेटिव हो कि रेड लाइन खान है, और फिर 9 मई के वाकयात, और फिर दीगर चीजें कि IMF को खत लिख दो, फलाना कर दो। तो ये सब चीजें जो हैं ये इन्वेस्टिगेट होंगे, ये पहलू अनफोल्ड होंगे, और बिल्कुल हम समझते हैं कि 9 मई के जो लोग मुलव्वस हैं, जिसमें खान साहब मास्टरमाइंड हैं, ये चीजें उनके नजदीक घेरा तंग होगा। तो देखिए, जल फैज़ हमीद का है। तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है सर, ये तो हमें पता है कि हो रहा है। अब ये हो क्या रहा है इसमें, जाहिर है ये फौज का इंटरनल मामला है। अब एज फार एज इमरान खान साहब इज कंसर्न, तो क्या इमरान खान का ओपन ट्रायल होगा, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कहाँ चलेंगी? मतलब इस हवाले से हुकूमत की प्रिपेयर्डनेस क्या है? बातें तो हो रही है, लेकिन होने क्या जा रहा है ये बताइए। आइन और कानून के मुताबिक होगा। आर्मी एक्ट में जो सिविलियन फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करता है, और या उसका उस प्लानिंग में, अबेटमेंट में या एग्जीक्यूशन में कोई किरदार है, तो वो उस आर्मी एक्ट के तहत उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। कल हमने देखा तो कि बुशरा बीबी के जो 9 मई में को 12 मुकदमा थे, उनमें उनको डिस्चार्ज कर दिया गया इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट से। जी बिल्कुल। तो ये अगर ऐसी एविडेंस हतमी तौर पे आ जाती है, तो फिर बिल्कुल इस चीज के इम्कानात हैं कि फिर उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के मुताबिक हो। यानी अभी ऐसी कोई एविडेंस है नहीं, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है जिस वजह से अदालतों से कोई रिलीफ मिल रहा है, 9 मई में जमानतें हो रही हैं। नहीं, एविडेंस तो लोगों के पास सोशल मीडिया पे भी था, वीडियोस भी थी, ऑडियो लीक्स भी थी, आपस में वो GPRS की लोकेशंस भी हैं। एविडेंस तो बेइंतहाशा है, लेकिन
अगर आपके पास ऑडियो हो कि हमने साइफर के साथ खेलना है और आपके पास ये भी डिस्क्रिशन हो कि आपने उस ऑडियो को एज एविडेंस नहीं लेना, तो ये डिस्क्रिशन भी जजों के पास है। तो वरना तो ओपन एंड शट केस था उस ऑडियो के साथ ही कि साइफर के साथ खेलना है, और फिर जो तकरीरों और में ऑडियो लहराया वाले मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद कह दिया कि उस पर अमलदारी नहीं होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो एविडेंसेस है सर, ये प्रोसिक्यूशन के पास क्यों नहीं है? प्रोसिक्यूशन क्यों प्रूव नहीं कर पाती केस कोर्ट में? देखिए, यही तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एविडेंस इस तरह की एडमिट नहीं होगी, चाहे वीडियो में क्लियर कट नजर आ जाए कि एक बंदा किसी को गोली मार रहा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हम उसको एविडेंस नहीं लेंगे, चाहे वो मुल्क की सलामती का मामला हो। तो फिर ये डिस्कशन तो फिर अपनी अपनी है। अच्छा, वैसे सर उसमें तो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मेथड बताया हुआ है। वो 14 नुकात हैं उसमें, जिसमें जज अरशद मलिक का केस था कि ऑडियो वीडियो कैसे परमिसिबल होते हैं कोर्ट में, और वो फोरेंसिक और दीगर मामला, कुछ तकरीबन 14 पॉइंट्स हैं वो। तो कोर्ट में जाहिर है ये ऑडियो वीडियो परमिसिबल तो होते हैं, लेकिन अंडर सम सर्टेन रूल्स। तो यही कह रहा हूं ना कि अगर एविडेंस तो आ गई ना, अगर उसका फोरेंसिक हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि वो सच है या झूठ है जी। तो बाकी आपने अगर उसके इर्द गिर्द आपने एक टेक्निकलिटीज बनाई हुई है कि ये तब तक एडमिट नहीं होगी कि जब तक ABC नहीं होंगे, तो वो तो फिर आप देखें उससे जुर्म खत्म तो नहीं हो जाता ना। जुर्म तो अगर हुआ है, ये तो फिर बहस आ गई टेक्निकलिटीज पे कि एविडेंस कौन सी आप एडमिट करेंगे, कौन सी नहीं एडमिट करेंगे, लेकिन वो जुर्म को तो साबित कर रही है ना कि साइफर के साथ खेलना है। तो बिल्कुल ये मेरा पॉइंट ये है कि मुल्क की सलामती का मामला हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला हो, और आप जो है वो उस डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करते हैं कि ये टेक्निकलिटीज के पीछे हम इस एविडेंस को नहीं लेंगे। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है बानी PTI का, और अगर ऐसा है तो कितने अरसे में आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये कानून और आइन के मुताबिक होगा, और अगर ऐसी जो आर्मी एक्ट की अगर जो रिक्वायरमेंट है फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करने की अगर ये पूरी हो जाती हैं, तो फिर बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। राणा साहब, टाइमलाइन मेरे पास। राणा साहब, लास्टली इस्लामाबाद में फिर जलसे की इजाजत नहीं दी आपने PTI को। वो तो जलसा करना चाहते हैं, आप इजाजत ही नहीं देते। PTI का एक रिकॉर्ड है इंतशार का, वायलेंस का। रेडियो पाकिस्तान पे हमला हो, असेंबली पे हमला हो, ज़मान पार्क पे पेट्रोल बम मारना हो, D चौक में दरख्तों को जलाओ घिराव हो, उसके अलावा आपके 9 मई के वाकयात हो, फिर मुल्की मफादात, तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार क्यों है, इस पर चेयरमैन PTA का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, और PTA ने आफिंग भी दी है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार में काफ़ी सुस्ती देखी गई, और सारिफीन को मोबाइल डेटा से मुंसलिक होने पर व्हाट्सएप के ज़रिए मीडिया और वॉइस नोट्स भेजने या फिर डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सारिफीन पर जो ब्रॉडबैंड पर भी जो ब्राउजिंग है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार है, जिसकी वजह से फायरवॉल की तनसीब उसको वजह करार दिया जा रहा है। कारोबारी बरादरी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी के लिए हुकूमत की कोशिश, जिसमें एक नाम नेहाद फायरवॉल भी शामिल है, डिजिटल सर्विसेज की सुस्त रवी का सबब बनी है, जिसके नतीजे में माशी नुकसान हुआ है। अब चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने यह एतराफ़ किया है कि फायरवॉल को हम चला रहे हैं। चेयरमैन PTA ने फायरवॉल से मुताल्लिक वजाहत करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया है कि फायरवॉल लगाई जाए। PTA अमल कर रहा है। फायरवॉल से मुताल्लिक मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत दे सकती है। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल हफीजुर रहमान को मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवी से मुताल्लिक वसी पैमाने पर शिकायत पर कौमी असम्बली के अरकान की जानिब से सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। चेयरमैन PTA ने कहा कि मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवी सबमरीन केबल की खराबी की वजह से है, जिसकी मरम्मत 28 अगस्त तक मुतवक्के है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ये हुकूमत का वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, ना कि फायरवॉल, जिसे अपग्रेड किया जा रहा है। चेयरमैन PTA का कहना था कि मेरी राय में अपग्रेड की वजह से इंटरनेट को सुस्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम को 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। इजलास के दौरान मुतादिद सेनेटर्स ने इंटरनेट के जारी मसाइल पर मायूसी का इजहार करते हुए PTA के सरबराह से सवाल किया कि टिकटॉक को बाज़ औक़ात क्यों बंद कर दिया
इंटरनेट अगर सुस्त होता है और फायरवॉल को वक्फे से मुसल्लत किया जाता है, जिससे सूरत हाल पर वजाहत का मुतालबा किया जाता है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शर्मिला फारूकी ने पीटीए के सरबराह से कहा कि आपसे बराह रास्त सवाल पूछा गया है, फायरवॉल इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, जिस पर हफीजुर रहमान ने जवाब देते हुए कहा कि इंटरनेट की सुस्त रवि में पीटीए का कोई किरदार नहीं है और इसकी वजह तकनीकी मसाइल हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन पीटीए से सवाल किया कि इंटरनेट की मसाइल की वजह से कंपनीज को पाकिस्तान में कारोबार ना करने की हिदायत की गई है। आपकी ब्रीफिंग से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई तमाम तर शोर गुल के बावजूद मुल्क में क्या सब ठीक है? फिर इसी तरह पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तवील पाबंदी पर भी सवाल उठाया और उसकी तौसीह की मअतली की वजूहात भी पूछी और ये जानने का मुतालबा भी किया कि पाबंदी कब हटाई जाएगी। जवाब में चेयरमैन पीटीए ने एतराफ़ किया कि उनके पास इस मामले पर कमेटी के अरकान से ज़्यादा मालूमात नहीं है। चेयरमैन पीटीए जब बाहर आए तो उनसे सहाफ़ियों की जानिब से भी सवाल किए गए। भारत रेप का गढ़ बन गया है। हाल ही में कलकत्ता में खातून डॉक्टर के रेप के बाद कत्ल का वाकया सामने आया। सिर्फ यही नहीं, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनने वाली भारतीय खवातीन की एक तवील दास्तान है। रेप कैपिटल के नाम से मशहूर भारत में खवातीन मुसलसल जिनसी ज़्यादतियों और हरासगी का शिकार हो रही हैं। डॉक्टर से लेकर बच्चियों तक, मुसलमानों से लेकर हिंदू खवातीन तक और गैर मुल्की सयाह खवातीन से लेकर अदाकाराओं तक, सब दरिंदगी का शिकार है। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में रेप के बढ़ते वाकयात के बायस भारत का अमन अमान खतरे में पड़ गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के 10 साला दौरे हुकूमत में खवातीन के खिलाफ जराइम और जिनसी तशद्दुद में इजाफा हुआ और खवातीन के खिलाफ जराइम की तादाद 2014 में 3,37,922 से बढ़कर 2020 में 3,71,503 हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुंबई में रेप के वाकयात में 2012 से 2021 तक 235% इजाफा रिपोर्ट हुआ है, जो यकीनन बहुत अलार्मिंग है और भारत में ये खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, जहाँ पर खवातीन जस्टिस का तालबा कर रही है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।